You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग कंट्रोल सिस्टम में जो अभी तक पढ़े हैं लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर देख रहे थे, और दोनों में थोड़ा सा हम आपको बता दें, दोनों के अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन याद हो तो वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इज इक्वल टू अल्फा इंटू वन प्लस एस टी अपॉन वन प्लस अल्फा एस टी। हालांकि हमने बोला था इसको याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये लीड कंपनसेटर का था जहां पे अल्फा क्या है लेस देन वन, और वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू वन प्लस एस टी अपॉन वन प्लस बीटा एस टी, जहां पे बीटा क्या है ग्रेटर देन वन। ये लैग कंपनसेटर का था, ये हमारा लीड कंपनसेटर, ये हमारा लैग कंपनसेटर। अच्छा, दोनों में हमने क्या बताया था कि मोटा मोटा अगर देखें तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि बैंडविड्थ बढ़ा देता है, जिससे क्या था नॉइज भी सिस्टम में आ जाती थी। जो अननोन सिग्नल है, अनवांटेड सिग्नल है, सॉरी, वो सिग्नल भी सिस्टम में आ जाते थे, और उससे हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता था, या अनवांटेड सिग्नल हमारे पास पहुंच रहे हैं जो हमें चाहिए ही नहीं है। स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं डालता है ये सिस्टम, ये कंपनसेटर। लैग कंपनसेटर हमने देखा था कि ये स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स को तो इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि स्टडी स्टेट एरर को कम कर देता था, लेकिन इसका डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेज था वो क्या था कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का जो परफॉर्मेंस है वो ये बिगाड़ रहा था, मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रहा था। तो कुछ इसके एडवांटेज हैं, कुछ इसके एडवांटेज हैं। ये ट्रांजिएंट को इंप्रूव करता है, ये स्टडी स्टेट को इंप्रूव करता है, तो हम इसका यूज करेंगे तो कुछ लॉस हो रहा है, उसका यूज करेंगे तो कुछ लॉस हो रहा है। ये स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं डालता, मतलब उसे इंप्रूव नहीं करता। ये ट्रांजिएंट को बिगाड़ देता है, जबकि स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करता है। तो फिर क्या हुआ, एक नया कंपनसेटर का इजाद हुआ जिसे बोलते हैं फेज लैग लीड कंपनसेटर, जिसमें कि दोनों कंपनसेटर्स की प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी भी, ये प्रॉपर्टी भी। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस भी इंप्रूव हो जाएगा और स्टडी स्टेट रिस्पांस भी इंप्रूव हो जाएगा। नाम लैग लीड कंपनसेटर या लीड लैग कंपनसेटर क्या होना चाहिए, ये हम प्रूव करके बताते हैं। लैग लीड ही क्यों नाम लिया गया, लीड लैग क्यों नहीं लिया गया? तो देखिएगा जरा, अगर आपको इसका बोडे प्लॉट याद हो तो बोडे प्लॉट हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, जहां पे ये पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी और ये दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, बीच में ओमेगा एम मिल रहा था। तो मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी को ओमेगा वन, इस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा टू। साथ ही ये कौन सा है, लीड कंपनसेटर का बोडे प्लॉट। ये फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड का एक्सिस है इन डीबी, मैग्नीट्यूड इन डीबी। यहां पे अगर हम देखें लैग कंपनसेटर में, तो हमने देखा था एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक बन जाएगा, उसके बाद डिक्रीज, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद फिर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब चूंकि ओमेगा वन ओमेगा टू यहां यूज कर लिया हमने नाम, तो हम यहां नाम ले लेते हैं ओमेगा थ्री ओमेगा फोर। अब देखिए, ये जो हमारा लीड कंपनसेटर है, वो लीड कंपनसेटर आपने अगर देखा हो तो यहां कहीं पे मैक्सिमम क्या दे रहा था, फेज दे रहा था। लैग कंपनसेटर यहां कहीं पे मैक्सिमम फेज दे रहा था। तो आप देखिए, जब इन दोनों को अगर हम मर्ज करें, दोनों कंपनसेटर्स को मर्ज करें, तो दो केस बन सकते हैं। पहला केस तो ये कि ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री ओमेगा फोर से छोटी हो, तो ये वाला कर्व पहले आएगा, वो वाला कर्व बाद में आएगा, तो नाम होगा लीड लैग कंपनसेटर। तो नया कर्व लीड लैग कंपनसेटर का कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारा लीड लैग, ये फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा वन
ये ओमेगा 2, ये ओमेगा 3 और ये ओमेगा 4। यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ओमेगा 1 सबसे छोटी, फिर ओमेगा 2, फिर ओमेगा 3, फिर ओमेगा 4, ऐसा हमने एज्यूम किया। तो पहले कौन सा आया? लीड, देन क्या आया? लेग। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इस वाले पार्ट में देखिए केवल कौन इफेक्टिव है? लीड इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 से पहले लेग तो इफेक्टिव होता ही नहीं है। लेग का वो इफेक्टिव होता है ग्रेटर देन ओमेगा 3 पे। जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा 3 फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो ये इफेक्टिव होगा। मतलब इससे पहले लेग कंपनसेटर इफेक्टिव ही नहीं है, तो ओमेगा 3 से पहले लेग इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे केवल कौन सा इफेक्टिव है? लीड। मतलब इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए केवल क्या काम करेगा? लीड कंपनसेटर। साथ ही साथ आप देखिए ओमेगा 2 से जब बड़ी फ्रीक्वेंसी की बात करें आगे की साइड, तो यहाँ पे लीड इफेक्टिव ही नहीं है। यहाँ पे तो देखिए ओमेगा 2 के आगे अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे लीड इफेक्टिव ही नहीं है, तो यहाँ केवल कौन काम करेगा? लेग। तो इस रेंज में केवल कौन काम करेगा? लेग। इस रेंज में केवल कौन काम करेगा? लीड। और यहाँ ना लीड काम करेगा ना लेग अपना काम करेगा। तो क्या देखा हमने? तो हमें समझ में आया है यहाँ पे ये कि अगर हम पहले लीड लगाते हैं और फिर लेग लगाते हैं, यानी कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लगाने का मतलब सीरीज के ऑर्डर में लगाने से नहीं है। लगाने का मतलब है कि इफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ लीड कंपनसेटर्स आर स्मॉलर देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज ऑफ लेग कंपनसेटर। अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर लीड कंपनसेटर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज लेग कंपनसेटर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम है, तो हम देख रहे हैं कि एक रेंज में केवल लीड कंपनसेटर काम कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज में लेग कंपनसेटर काम कर रहा है, यानी कि दोनों का इफेक्ट तो एक साथ कभी आ ही नहीं रहा। इसका मतलब है ये लीड लेग कंपनसेटर हमारे काम का नहीं है। अब हम लेते हैं लेग लीड कंपनसेटर। लेग लीड कंपनसेटर में हम क्या बोले? फिर से हम बोलेंगे, हम फिजिकली अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि पहले लेग लगाया फिर लीड। लेग पहले नाम लिखा है, इसका मतलब है कि लेग की कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज जो है वो छोटी हैं। किससे? लीड से। लीड की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ी। अगर ऐसा हो जाए कि ओमेगा 3 ओमेगा 4 छोटा है और ये बड़ा है, तो अब आप देखिए जो लेग लीड कंपनसेटर आएगा वो लेग लीड कंपनसेटर किस प्रकार से आएगा? ओमेगा 3 सबसे छोटी है तो यहां तक कांस्टेंट वैल्यू 1, उसके बाद ये आ गई ओमेगा 3, तो यहां से कहां तक जाएगा? ओमेगा 4 तक। साथ ही साथ देखिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यहां पे कहीं कौन सी मिल जाएगी? ओमेगा 4 से बड़ी कौन सी है? ओमेगा 1। तो ये हमें कौन सी मिल गई? देखिए ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों क्या हो गए? मर्ज हो गए। इसके बाद क्या मिली हमें? ओमेगा 1। ओमेगा 1 मिलने के बाद फिर से क्या होगा? मैग्नीट्यूड कहां तक पहुंच जाएगी? 0 पे पहुंच जाएगी। और यहां पे हमें क्या मिल जाएगी? ओमेगा 2। उसके बाद मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुई। अब इसमें देखिए आप ओमेगा 2 के पहले लीड कंपनसेटर इफेक्टिव है, तो ओमेगा 2 तो यहां है ना, तो इसके पहले लीड कंपनसेटर इफेक्टिव होगा। ओमेगा 3 के बाद लेग कंपनसेटर हमारा इफेक्टिव है, तो ओमेगा 3 के बाद लेग कंपनसेटर इफेक्टिव है। तो ये जो बीच का रीजन आ रहा है, इस रीजन में लीड और लेग दोनों इफेक्टिव हैं, यानी कि ट्रांजिएंट रिस्पांस भी इंप्रूव होगा और स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी इंप्रूव होगा। इसीलिए हम नाम क्या लेते हैं? लेग लीड कंपनसेटर। पहली चीज ये नोट कर लीजिए कि हम लेग लीड कंपनसेटर क्यों लेते हैं, और लेग लीड कंपनसेटर का ये बॉडी प्लॉट हो गया। अब जब बॉडी प्लॉट हो ही गया है तो आप ये देख लीजिए जरा कि इसका जो ट्रांसफर, अब देखिए लेग लीड कंपनसेटर का डायग्राम बिल्कुल आसान है। जो हमने लीड का डायग्राम बनाया था और जो लेग का डायग्राम बनाया था, उन दोनों को मर्ज कर दीजिए और उनके रेजिस्टेंसेस की जगह यहाँ पे पैरेलल था, तो ये R1 C1 और ये हो जाएगा R2 और C2। ये बन चुका है हमारा, दोनों को मर्ज कर दिया तो क्या बन चुका है? लेग लीड कंपनसेटर। लेकिन इसमें R1 C1 और R2 C2 की वैल्यू इस प्रकार से रखी जाती हैं कि लीड कंपनसेटर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। लेग कंपनसेटर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए।
इसका जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे, हम फिर से अब कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 2 में हम कैलकुलेट करके बता चुके हैं कैसे निकालते हैं वोल्टेज डिवाइडर से। तो फाइनली आपके पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा ST1 अपॉन 1 प्लस ST1 अपॉन 1 प्लस अल्फा ST1 इंटू 1 प्लस ST2 अपॉन 1 प्लस बीटा ST2, जहां पे हमारा T1 होगा R1C1, T2 होगा R2C2 और अल्फा की वैल्यू आप लोगों को पता ही है R2 अपॉन R1 प्लस R2 और बीटा की वैल्यू आपको पता है R1 प्लस R2 अपॉन। अब यहां पे ध्यान देना कि इसके लिए ये R2, तो ये हो जाएगा आपका। ये हमने देख लिया ट्रांसफर फंक्शन, तो हमें मिल जाएगा, ये भी हमें पता चल गया। तो अगर हम पोल जीरो प्लॉट बनाना चाहें कि पोल जीरो प्लॉट आप बताइए, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग लीड कंपनसेटर का अगर हम पोल जीरो प्लॉट बनाना चाहें, देखिए ये वाला पार्ट लीड का है, ये वाला पार्ट लेग का है। ω1 और ω2 जो थी वो लीड कंपनसेटर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज थी और ये दोनों किसकी थी, लेग कंपनसेटर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज थी। तो यहां से देखिए लीड कंपनसेटर के लिए जो पोल निकलेंगे, पोल और जीरो, तो S इज इक्वल टू -1 अपॉन T1, ये जीरो आ गया। S इज इक्वल टू -1 अपॉन अल्फा T1, ये लीड के लिए पोल और जीरो आ गए। तो लीड के लिए जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होंगी, ω1 इज इक्वल टू 1 अपॉन T1, ω2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा T1। साथ ही साथ जब हम लेग की बात करेंगे तो लेग में देखिए S इज इक्वल टू -1 अपॉन T2 और S इज इक्वल टू -1 अपॉन बीटा T2। तो यहां से ω3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन T2, ω4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन बीटा T2। हमें ध्यान क्या रखना है, देखिए लेग कंपनसेटर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, देखिए पहले तो हमें इन दोनों में रिलेशन आपस में बिल्कुल पता है, नीचे अल्फा का डिवाइड है, अल्फा 1 से छोटी वैल्यू है तो 1 अपॉन अल्फा बड़ा हो जाएगा, तो ये तो कंफर्म है कि ω1 लेस देन है ω2, मतलब ω2 बड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें बीटा का डिवाइड है, तो 1 से बड़ी वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये कहलाएगी आपकी ω4 और ये कहलाएगी ω3, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो हमारी छोटी वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ω4 इज ग्रेटर देन ω3। हमें ध्यान क्या रखना है, बोर्डे प्लॉट से देखिए ω3 छोटी है, उससे बड़ी ω4, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ω4 से बड़ी क्या हो, ω2 हो। मतलब हमें मेन फोकस करना है कि ω4 शुड बी लेस देन ω2। देखिए सबसे छोटी ω3, उसके बाद ω4, इसके बाद अगर ω2 हो जाए, ω2 तो ω1 से भी बड़ी है, ये होना चाहिए। देखिए सबसे छोटी ω3, उसके बाद ω4, उसके बाद कौन सी आ रही है, ω1, मतलब ω4 से बड़ी कौन सी होनी चाहिए, ω1, ω4 से बड़ी होनी चाहिए ω1, और ω1 से ऑटोमेटिकली कौन सी बड़ी है, ω2 है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, तब लेग लीड कंपनसेटर हमारा बन जाएगा। तो ω1 हमारी कौन सी वैल्यू है, ω4 कौन सी वैल्यू है, 1 अपॉन T2, दैट शुड बी लेस देन ω1 कौन सी वैल्यू है, 1 अपॉन T1। तो यहां से देखिए T2 जो है वो ग्रेटर देन T1, यानी कि R2C2 शुड बी ग्रेटर देन R1C1। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है लेग लीड कंपनसेटर के लिए। अब हम अगर पोल जीरो प्लॉट यहाँ पे बनाते हैं तो आप खुद देखते जाइए कि कौन सा पोल है और कौन सा जीरो है। देखिए S इज इक्वल टू -1 अपॉन T1, ये हमारा क्या था, जीरो था। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे, इन चारों में, यहाँ पे देखिए लेग लीड कंपनसेटर में सबसे छोटी है ω3, 1 अपॉन बीटा T2, ये हमारा क्या था, ये हमारा पोल था। किसका पोल था, लेग कंपनसेटर का। तो सबसे पहले लेग कंपनसेटर का पोल, फिर क्या आया,
ओमेगा 4 क्या है, 0 है किसका, लैग कंपनसेटर का, तो 0। उसके बाद क्या आया, ओमेगा 1 कहाँ है, ओमेगा 1 ये है, यानी कि ये क्या है हमारा, 0 है किसका, लीड कंपनसेटर का, और उसके बाद आ जाएगा पोल। तो ये हमारा पोल 0 प्लॉट हुआ लैग लीड कंपनसेटर का। तो क्या इतना सारा जो हमने बताया है ये सब याद रखना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं रखना, बस आप वो R1 C1 R2 C2 वाला रिलेशन अगर याद रखना चाहो तो रख लो, बाकी तो हम डायरेक्ट ट्रिक से बता देते हैं। ट्रिक क्या कहती है आपकी कि लैग कंपनसेटर में पोल जो है वो इफेक्टिव होता है 0 से, तो पोल कहाँ होगा, एक्स वाई इमेजिनरी एक्सिस के पास में, तो ये कौन सा कंपनसेटर है, लैग। लीड कंपनसेटर में कौन इफेक्टिव होता है, 0 इफेक्टिव होता है, तो जो इफेक्टिव होता है, जो डोमिनेंट होता है वो इमेजिनरी एक्सिस के पास होता है। अब हमने ये प्रूव करके बताया अभी आपको कि लीड लैग कंपनसेटर का यूज नहीं करते हम, कौन से कंपनसेटर का यूज करते हैं, लैग लीड। तो नाम लैग लीड और लीड लैग का पता कैसे फर्क पड़ता है, जो नाम पहले आ रहा है दैट शुड बी मोर इफेक्टिव, और मोर इफेक्टिव कौन होता है, जो इमेजिनरी एक्सिस के ज्यादा क्लोजर हो। तो आप देखिए नाम हमारा क्या है, लैग लीड कंपनसेटर, तो पहले कौन सा आना चाहिए, लैग मतलब ये मोर इफेक्टिव होना चाहिए, तो मोर इफेक्टिव मतलब इसके पोल 0 जो है वो इमेजिनरी एक्सिस के क्या होना चाहिए, पास में, तो पहले क्या आ गया, ये लैग कंपनसेटर के पोल 0 आ गए। फिर कौन सा कंपनसेटर आया, लीड, तो उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, लीड, तो लीड का 0 और लीड का पोल, तो ये बन गया लैग लीड कंपनसेटर का पोल 0 प्लॉट। लैग लीड कंपनसेटर का एडवांटेज क्या है कि ये ट्रांजिएंट रिस्पांस भी इंप्रूव करेगा, स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी इंप्रूव करेगा, और हम इस तरीके से इसको सेट करेंगे कि देखिए आपने देखा होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट रिलेटिव स्टेबिलिटी को फेज लीड कंपनसेटर इंप्रूव करता है, जबकि रिलेटिव स्टेबिलिटी को फेज लैग कंपनसेटर डिक्रीज करता है। तो हम इस तरीके से सेट करेंगे कि स्टेबिलिटी के केस में लीड कंपनसेटर का इफेक्ट ज्यादा हो, इसका मतलब स्टेबिलिटी जो है हमारी वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो स्टेबिलिटी भी इंप्रूव करेगा लैग लीड कंपनसेटर, ट्रांजिएंट रिस्पांस भी इंप्रूव करेगा, स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी इंप्रूव करेगा, बैंडविड्थ को भी ज्यादा नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि लीड कंपनसेटर बढ़ाएगा तो लैग कंपनसेटर क्या कर लेगा, कम कर देगा। ट्रांजिएंट रिस्पांस को लैग कंपनसेटर ट्रांजिएंट रिस्पांस के परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है, लेकिन वहां हम ऐसे पैरामीटर सेट करेंगे कि लीड कंपनसेटर जो है वो इंप्रूव करता है ट्रांजिएंट रिस्पांस के पैरामीटर को, तो हम ऐसे पैरामीटर सेट करेंगे कि लीड कंपनसेटर का इफेक्ट ट्रांजिएंट रिस्पांस पर ज्यादा पड़े एज कंपेयर टू लैग कंपनसेटर। तो यहां पे अब हमने देख लिया है कि लीड कंपनसेटर हमने पढ़ लिया, लैग कंपनसेटर हमने पढ़ लिया, और लैग लीड कंपनसेटर भी पढ़ लिया, सभी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़ लिए हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। साथ ही साथ ध्यान रखें शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप ओरल भी बता सकते हैं, जिससे बाकी लोगों को जिनको जरूरत है इसकी, देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये चीज ध्यान रखें आप लोग। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके, तो आप किसी को अगर बताएंगे तो आप ये मत सोचिए कि आपकी रैंक कम हो जाएगी, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बाकी लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तब, वीडियो पसंद नहीं आया बिल्कुल पहुंचाने की जरूरत नहीं है, पसंद आ रहा है वीडियो तो शेयर कीजिए, आप दूसरों तक पहुंचाइए ये वीडियो, जिससे बाकी लोगों तक ये नॉलेज पहुंच जाए। और पढ़ाई हमेशा आपको प्लेलिस्ट से करना है। प्लेलिस्ट में इसलिए बोलता हूं क्योंकि रैंडम वीडियो आप देखोगे तो आपको पुराने लॉजिक ही समझ में नहीं आएंगे। अब जैसे इस वीडियो में लैग लीड कंपनसेटर के लॉजिक थे तो वो देख चुके होंगे तभी ये समझ में आएगा। तो हमेशा आप ऑर्डर में वीडियो देखिए, ऑर्डर में वीडियो मिलेंगे प्लेलिस्ट में, और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखी हुई होती है। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए है तो आप गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।